हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। इस वीडियो के अंदर हम मिडीवियल इंडियन हिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, जो बेसिकली आपकी एनसीईआरटी बेस्ड है। अवर पास्ट पार्ट 2 एंड थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2, सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स यहाँ आपके क्लियर हो जाएंगे। अगर आपने मिडीवियल इंडियन हिस्ट्री में कुछ नहीं किया है तो एटलीस्ट इस वीडियो को कर लीजिए। अगर कुछ क्वेश्चन फंस गया, यू विल बी मोर देन हैप्पी। अपार्ट फ्रॉम दैट, पिछले लेक्चर के अंदर एनसीईआरटी सीरीज में हमने एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का भी इसी तरीके से जो इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स है आपकी क्लास 6 एंड क्लास 12 की एनसीईआरटी में, उनको कवर किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको एनसीईआरटी प्लेलिस्ट के अंदर स्लीपी के इसी वाईटी चैनल पे मिल जाएगी, यूट्यूब चैनल पे। आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। वीडियो पसंद आती है तो आपको लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करना है, कमेंट करके हमको बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। एंड येस, सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए अपेयर हो रहे हैं तो स्लीपी क्लासेस आपके लिए सब्जेक्ट वाइज रैपिड रिवीजन का कोर्स लेके आई है। यहाँ पे हिस्ट्री का रैपिड रिवीजन 24 आवर्स में हम एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न एंड अलोंग विद दैट आपका आर्ट एंड कल्चर जो है उसको कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर रहे हैं। आपको यहाँ पे जो अपडेट से रिलेटेड करंट अफेयर्स वो भी मिल जाएंगे। सो ट्राई टू ज्वाइन दिस बैच इफ यू आर इंटरेस्टेड और यू कैन बेनिफिट आउट ऑफ इट। आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल करके हमारी टीम से इसके रिगार्डिंग कनेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिए एक बार। अपार्ट फ्रॉम दैट, एक मैप्स का कोर्स भी है। यहाँ पे आप देखोगे इंटरनेशनल रिलेशन, एनवायरमेंट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये जो आपके सब्जेक्ट्स हैं जहाँ से प्लेसेस इन न्यूज काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, उनको हमने कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करवाया है। तो आप इस कोर्स का भी फायदा जो है उठा सकते हैं। टोल फ्री नंबर पे कॉल करके या मेल करके आप इसके डिटेल्स ले सकते हैं। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी एक बार चेक कर लीजिएगा। ऑन दैट नोट, लेट्स स्टार्ट। आपका अवर पास 2 जो क्लास 7 की एनसीईआरटी है, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें जो 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स मुझे मिले वो थे नस्तलिक एंड शिकस्त। बेसिकली नस्तलिक एंड शिकस्त जो है ये आपकी कैलीग्राफी, ये आपकी कैलीग्राफिक स्टाइल्स हैं, जिसमें से अकबर को नस्तलिक कैलीग्राफिक स्टाइल बहुत पसंद थी और उनके कोर्ट में कश्मीर से मोहम्मद हुसैन थे जो नस्तलिक कैलीग्राफी के एक्सपर्ट थे। और अकबर ने इन्हें जरीन कलम, गोल्डन पेन का टाइटल भी दिया था। बस इतना इंपॉर्टेंट है। जो आपका सेकेंड चैप्टर है जिसमें बेसिकली आपका 7th से लेकर के 12th सेंचुरी जो है उसे कवर किया गया है, जिस पीरियड के अंदर हम गुर्जर प्रतिहारास, पालास, राष्ट्रकूटास को देखते हैं। उसके बाद में हम आपके गुर्जर प्रतिहारास के डिक्लाइन के बाद में जो राजपूत किंगडम्स एमर्ज हुए उनको देखते हैं। सेन डायनेस्टी को यहाँ पे देखते हैं, राइट। एंड अगर आप यहाँ की बात करें अपने डेक्कन वाले रीजन की, तो राष्ट्रकूटास को रिप्लेस कर दिया था 11th सेंचुरी के अंदर वेस्टर्न चालुक्यास या चालुक्यंस ऑफ कल्याणी ने। तो ये जो पूरा टाइम पीरियड है आपका 7th से 10th सेंचुरी, जिसके अंदर हम यहाँ पे देख रहे हैं गुर्जर प्रतिहारास, पालास एंड राष्ट्रकूटास, एंड 10th से 12th सेंचुरी जिसके अंदर हम नॉर्दर्न इंडिया के अंदर बहुत सारे राजपूत किंगडम्स देख रहे हैं। डेक्कन के अंदर चालुक्यंस ऑफ कल्याणी को देख रहे हैं या वेस्टर्न चालुक्यंस को। और दक्कन के अंदर अगर मैं बातचीत करूं तो यहाँ पे आपको 9th से 12th सेंचुरी के बीच में जो इंपीरियल चोलास है उनका डोमिनेशन मिलता है। तो ये चैप्टर पर्टिकुलरली उससे डील करता है। इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, फर्स्ट है सामंत या फ्यूडल लॉर्ड। तो आप देखोगे कि ये जो पीरियड है अर्ली मिडीवियल पीरियड, इसमें इंडियन पॉलिटी, सोसाइटी और इकोनॉमी का जो चीफ कैरेक्टरिस्टिक था वो था फ्यूडलिज्म। और इसमें फ्यूडल लॉर्ड या सामंत जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स थे। अब ये सामंत कौन थे? जनरली ये जो सामंत हैं ये ओरिजिनली लोकल लैंडेड एलिट्स थे जिनके पास बहुत ज्यादा जमीन का कंट्रोल होता था। ये लोकली काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस जो है वो रखते थे और इसीलिए जो रूलर्स हैं वो क्या करते थे, इनको अपनी सबऑर्डिनेट की पोजीशन दे देते थे। इनका उस पर्टिकुलर एरिया पे, लैंड पे जो राइट है उसको रिकॉग्नाइज कर लेते थे और बदले में ये सामंत जो हैं ये कुछ मिलिट्री और फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस जो हैं वो रखते थे रूलर के तरफ। ये सामंत जब बहुत ज्यादा पावर और वेल्थ गेन कर लेते थे तो ये खुद को महासामंत या महामंडलेश्वर बोलने लग जाते थे। और जब ये देखते थे कि सेंटर बहुत कमजोर हो गया है, दे यूज्ड टू एसर्ट देयर इंडिपेंडेंस। तो सामंत, महासामंत, महामंडलेश्वर क्या है ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, जैसे मैंने कहा कि फ्यूडलिज्म में क्या होता था कि जो फ्यूडल लॉर्ड्स या सामंत होते थे, जब ये देखते थे कि सेंटर कमजोर हो गया है, देन दे यूज्ड टू एसर्ट देयर इंडिपेंडेंस। अब इनमें से कई सारे जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे वो आपकी क्षत्रिय वर्णा से नहीं आते थे, बट शास्त्रों में कहा गया है कि आपका रूलर जो है वो क्षत्रिय वर्णा से होना चाहिए।
तो इनमें से कई सारे, नॉट ऑल बट कई सारे जो सामंत जब वो राजा बन जाते थे, है ना, अपने आप को सॉवरेन डिक्लेयर कर देते थे, तो वो एक रिचुअल कैरी आउट करते थे, हिरण्यगर्भ। इस रिचुअल को ब्राह्मण्स की मदद से कैरी आउट किया जाता था और इसके बाद में माना जाता था कि जो सेक्रीफाइसर है ही इज रीबॉर्न एज अ क्षत्रिय। तो जब राष्ट्रकूटाज हैं उन्होंने ओवरथ्रो कर दिया था आपके चालुक्यंस ऑफ कर्नाटका या चालुक्यंस ऑफ मलखेड़ या मान्यखेता, उसके बाद में आप देखोगे दंती दुर्ग जो फाउंडर है राष्ट्रकूटाज का, उसने हिरण्यगर्भ का रिचुअल परफॉर्म किया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट दो टर्म है और ये कुछ रीजनल एरियाज से जुड़े हुए हैं। फर्स्ट इज अनर्थ। अनर्थ वॉज पार्ट ऑफ गुजरात, जैसे आप यहां देख सकते हो, ऐसे ही यहां पे है मालव विच वॉज अ पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश। बस आपको इसको थोड़ा सा नोट कर लेना है। मैं क्यों बता रही हूं, क्योंकि दरअसल नागभट्ट जो गुर्जर प्रतिहारा रूलर हैं उनकी प्रशस्ति या उनकी प्रेज में लिखी हुई कुछ बातें जो हैं वो हमको मिली हैं। कहां से मिली हैं? मध्य प्रदेश के ग्वालियर से, और उसके अंदर इन दोनों एरियाज को मेंशन किया गया है। सो अनर्थ वाज अ पार्ट ऑफ गुजरात एंड मालव वाज अ पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश। यू शुड नोट इट डाउन। नेक्स्ट कमिंग टू चोलास, मैंने कहा था 9th से 12th सेंचुरी के बीच में आपका जो डीप साउथ वाला एरिया है उसके अंदर इंपीरियल चोलास वर द मोस्ट पावरफुल डायनेस्टी। अगर हम इनकी बात करें तो इनसे जुड़े हुए कुछ जो टर्म्स हैं वो हमने अपनी पिछली वीडियो में एंशिएंट पीरियड में भी देखे थे, बट वो इंपीरियल चोलास से रिलेटेड नहीं थे, वो डीप साउथ से रिलेटेड थे, है ना। बट कुछ टर्म्स कंटिन्यूड रहे इंपीरियल चोलास के टाइम पे भी, तो ये आपको थोड़ी सी बात जो है वो ध्यान में रखनी है। बट हाँ, इंपीरियल चोलास के पीरियड में कुछ टर्मिनोलॉजी जो रही वो हम देखते हैं। तो आप देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि चोलास के जो इंस्क्रिप्शन है वो कुछ 400 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस को मेंशन करते हैं। इनमें जो दो सबसे कॉमनली मेंशन टैक्सेस हैं, एक है वेट्टी विच मीन्स फोर्स्ड लेबर। तो जो हम गुप्ता पीरियड में गुप्तास के यहाँ पढ़ते हैं विष्ठी, फोर्स्ड लेबर, उसको चोलास के यहाँ पे क्या कहते थे? वेट्टी। एंड कड़माई, कड़माई मीन्स लैंड रेवेन्यू। तो जो टर्म लैंड रेवेन्यू के लिए यूज होता था वो था कड़माई, ये आपको ध्यान रखना है। एंड वेट्टी वाज फोर्स्ड लेबर इन द चोला पीरियड, इंपीरियल चोलास। अब यहाँ पे चोलास के जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं उनको भी बहुत ज्यादा मेंशन किया जाता है। तो आप यहाँ पे क्या देखोगे कि आपका जो चोला एम्पायर है इट वाज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस जिनको कहते थे मंडलम। ये मंडलम जो है ये फर्दर डिवाइडेड होती थी आपके वलनाडु या कोट्टम में, और यहाँ पे जो इंचार्ज होता था उसको कहते थे पेरिया नट्टर। उसके नीचे होता था नाड़ू जिसको कहते थे नट्टार, एंड इसके नीचे आपके विलेजेस होते थे जहां पे आपको उर एंड सभा ये विलेज असेंबलीज देखने को मिलेंगी। सो एंटायर चोला किंगडम वाज डिवाइडेड इनटू मंडलम, देन वलनाडु, देन नाडू एंड देन विलेजेस एंड टाउन्स। तो आप यहाँ पे क्या देखोगे कि वलनाडु में जो इंचार्ज है वो है पेरिया नट्टर, नाडू के अंदर नट्टर, और उर एंड सभा। अगर इन एरियाज की हम बात करें तो उर जो है ये वो विलेज असेंबलीज होती थी जो नॉन ब्राह्मणिक सेटलमेंट्स में होती थी, और सभा जो है ये ब्राह्मणिक सेटलमेंट्स जो अग्रहारास या ब्रह्मदय सेटलमेंट्स होते थे उनके अंदर विलेज असेंबलीज होती थी, वो होती थी। ऐसे आपका जो नगरम है ना, जो आपका टाउन है या सिटी है, वहां पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो आपके ट्रेडर्स की एक काउंसिल जो है वो चलाती थी, और इस काउंसिल को कहते थे नगर अट्टार। नेक्स्ट यहां पे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट टर्म है वो है कि चोला किंग्स जो हैं वो जो रिच लैंड ओनर्स होते थे उनको कुछ टाइटल्स देते थे। एक था मुवेंद वेलान। सो वेलान मतलब होता है किसान, है ना, पेजेंट, एंड मुवेंद वेलान मतलब द पेजेंट सर्विंग 3 किंग्स, यानी वो बहुत ज्यादा रेवेन्यू स्टेट को दे रहे हैं। या उनको अरैयार भी कहते थे जिसका मतलब होता है चीफ। तो अरैयार या मुवेंद वेलन ये टाइटल्स किसको दिए जाते थे? रिच लैंड ओनर्स को बाय द चोला किंग्स, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा आप देखो कि अगर हम चोला इंस्क्रिप्शंस को पढ़ें तो वहां पे वेरियस कैटेगरीज ऑफ लैंड्स हैव बीन मेंशन्ड। कौन कौन सी कैटेगरी है? एक है वेलान वगाई। वेलान वगाई बेसिकली वाज यूज्ड फॉर द लैंड ऑफ नॉन ब्राह्मण पेजेंट प्रोप्रिएटर्स। सो ऐसा लैंड जहां पे जो लैंड ओनर्स हैं वो नॉन ब्राह्मण क्लास को बिलोंग करते हैं। ब्रह्मदय वाज द लैंड गिफ्टेड टू द ब्राह्मण्स। शाला भोग लैंड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ अ स्कूल। देवदान या तिरुनमट्टुकम मट्टुकानी, है ना, तिरुनम मट्टुकानी। सो अगर आप इसकी बात करें देवदान या तिरुनमट्टुकनी की, तो इट वाज द लैंड गिफ्टेड टू द टेम्पल्स। सो देवदान एंड
तिरुनामट्टुकानी, ये एक ही है, ठीक है। इसके अलावा एक है पलितचंदम, दिस वॉज द लैंड डोनेटेड टू जैन इंस्टीट्यूशन, ये बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए। ब्रह्मदे, बेसिकली जो लैंड ब्राह्मण्स को दिया जाता था, जो टेम्पल को दिया जाता था उसको देवदान या तिरुनमट्टुकणी कहते थे, तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। और पलितचंदम एक नया टर्म है, सोचिए 7th की एनसीईआरटी में, यू मस्ट मेमोराइज दिस। नेक्स्ट आप देखोगे पेरिया पुराणम नाम की एक 12th सेंचुरी की तमिल किताब है, और इसके अंदर कुछ कास्ट को मेंशन किया है, जैसे कि पुलैयास। सो पुलैयास है या पन्नार्स जो हैं ये अनटचेबल कास्ट होते थे। अगर हम 3rd चैप्टर की बात करें जो आपके दिल्ली सल्तनत के रिलेटेड है, जिसके अंदर आप देखते हैं आपकी मामलुक या स्लेव डायनेस्टी, आपकी खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी, उसके अंदर भी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। तो फर्स्ट टर्म है दिल्ली वाल। दरअसल आप देखोगे कि दिल्ली जो है इट केम इनटू प्रोमिनेंस एंड बिकम अ कैपिटल सिटी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ तोमर्स एंड द चौहान राजपूत किंगडम्स, और यहाँ पे जो कॉइन मिंट किए जाते थे उनको कहते थे दिल्ली वाल, तो आपको ये नोट करना है। नेक्स्ट जो टर्म है वो है तारीख या त्वारीख। सो तारीख या त्वारीख जो है ये हिस्टोरिकल अकाउंट्स होते थे इन पर्शियन लैंग्वेज, जो कि दिल्ली सल्तनत की और मुगल्स की ऑफिशियल लैंग्वेज थी। नेक्स्ट टर्म आप यहां देख सकते हैं, लिखा है बंदगा। बंदगा मतलब होता है स्लेव्स विच वर परचेस्ड फॉर मिलिट्री सर्विसेज। सो आप देखोगे कि जो खिलजीज हैं या तुगलक्स हैं, इनके पीरियड में अगर हम बातचीत करें, स्पेशली फिरोज शाह तुगलक के पीरियड में, तो स्लेव्स जो हैं इनकी पोजीशन काफी सही हो गई थी, क्योंकि आप देखोगे कि यहाँ पे कुछ स्लेव्स थे जिनको कैटेगरली मिलिट्री पर्पसेस से बाय किया जाता था, और ये कंप्लीटली डिपेंडेंट होते थे सुल्तान के ऊपर। इसीलिए आप क्या देखोगे कि दे कुड बी ट्रस्टेड एंड रिलाइड अपॉन बाय द सुल्तान। सो बंदगा वर द स्लेव्स हु वर परचेस्ड स्पेशली फॉर मिलिट्री सर्विसेज। नेक्स्ट जो टर्म है वो है इक्ता, इक्तादार, मुक्ति या फिर आपका वाली, ये 3 शब्द हम देखते हैं। सो इक्ता बेसिकली मीन्स अ पीस ऑफ लैंड। अगर हम इक्तादारी सिस्टम की बात करें तो इक्तादारी सिस्टम जो है ये दिल्ली सल्तनत के टाइम पे एक एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री अरेंजमेंट था, जिसके वाया प्रोविंसेस को गवर्न करना और उसी के साथ में मिलिट्री अरेंजमेंट जो है वो किया जाता था। यहाँ पे क्या होता था कि जो ऑफिशियल्स होते थे उनको इक्ताज जो है वो अपॉइंट किए जाते थे, और ये फिर उस इक्ता के इक्तादार बन जाते थे। अब जब ये इक्तादार बन गए हैं तो इनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती थी, जैसे जो एरिया इनको असाइन किया गया है ये वहां पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेंगे, मिलिट्री सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, वहां पे रेवेन्यू कलेक्शन जो है वो करेंगे। अब स्टेट को ये जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं इसके बदले में इनको सैलरी ना देके क्या किया जाता था, यहां से आने वाला जो लैंड रेवेन्यू है वो असाइन किया जाता था। तो आप यहाँ पे देखिए ये आपका इक्तादार है, जिसके लिए टर्म यूज होता था मुक्ति एंड वाली भी, ठीक है। सो इक्तादार, मुक्ति एंड वाली दे आर वन एंड द सेम। ये स्टेट को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे वो मिलिट्री सर्विसेज हो गई, चाहे फिर रेवेन्यू कलेक्शन की सर्विसेज हो गई, लॉ एंड ऑर्डर की सर्विसेज हो गई, सॉरी लॉ एंड, एक मिनट, लॉ एंड ऑर्डर की सर्विसेज हो गई। अब इसके बदले में स्टेट इनको क्या देगा, तो स्टेट जो है वो इनको कैश में सैलरी ना पे करके क्या करता था, इस पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड से आने वाला जो रेवेन्यू है वो असाइन करता था। इसमें से इनको अपनी सैलरी निकालनी होती थी, एक स्टिपुलेटेड नंबर ऑफ ट्रुप्स जो है उसको रखना होता था, हॉर्सेस को मेंटेन करना पड़ता था, एंड आप यहाँ पे देखोगे कि साथ ही साथ में जो एक्स्ट्रा कलेक्शन होता था उसको ये क्या करते थे, उसमें से ये जो सोल्जर्स को हायर कर रहे हैं उनकी सैलरी पे कर रहे हैं, मैंने आपको बताया, और ट्रुप्स को मेंटेन कर रहे हैं, आर्म्स एंड इक्विपमेंट खरीदते हैं, और बाकी जो बचता है अपनी सैलरी काट ली, सोल्जर्स को सैलरी दे दी और आर्म्स इक्विपमेंट खरीद लिया, हॉर्सेस वगैरह जो स्टिपुलेटेड मेंटेन करना है वो कर लिया, और उसके बाद में जो एक्स्ट्रा होता था वो सेंटर को वापस कर दिया जाता था। इक्तादारी सिस्टम जो है वो बेसिकली अगर हम बातचीत करें तो ये यहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया था आपके जो अफगान्स हैं उनके द्वारा, जो अफगान्स हैं या मैं कहूं कि जो टर्किश रूलर्स आए थे आपके, ठीक है, गजनवी के टाइम पे, जिनके कंट्रोल में पंजाब मुल्तान वाला एरिया आ गया था,
तो उस टाइम पे उन्होंने इक्तादारी सिस्टम को पंजाब मुल्तान वाले एरिया में इंट्रोड्यूस किया था। बाद में आप देखोगे कि इल्तुतमिश जो है उसने इसको अच्छे से एस्टेब्लिश करा, जो एरिया दिल्ली सल्तनत के कंट्रोल में था उसके अंदर। इक्तादार क्योंकि स्टेट ऑफिशियल्स हैं, इनका ट्रांसफर भी हो सकता था एक जगह से दूसरी जगह, आपको ये याद रखना है। एंड दूसरी चीज जो आपको याद रखनी है वो रखना है कि इनकी पोजीशन हेरिडिटरी नहीं थी। वो तो आगे चल के आप देखोगे कि फिरोज शाह तुगलक ने इनको पैसिफाई करने के लिए इक्तादारी सिस्टम में इनकी पोजीशन जो है उसको हेरिडिटरी बना दिया था। तो इक्तादारी सिस्टम के अंदर और आपका जो जमींदारी सिस्टम या जागीरदारी सिस्टम है उसमें क्या डिफरेंस है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सो जमींदार और जागीरदार में क्या डिफरेंस है ये यूपीएससी ने पूछा है। तो हमें यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि इक्तादारी सिस्टम के अंदर और जागीरदारी सिस्टम में क्या डिफरेंस है। इक्तादारी सिस्टम में और जो विजयनगर रूलर्स का अमर नायक सिस्टम है उसमें क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज खराज। खराज बेसिकली मींस लैंड टैक्स। ठीक है, लैंड टैक्स। दिल्ली सल्तनत की एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स एक बार देख लीजिए तो आप देखोगे कि जो एंटायर एरिया है उसको सूबा में डिवाइड किया जाता था। सूबा का जो इंचार्ज है वो सूबेदार होता था। इसके नीचे आप देखोगे शिक है जो आपके डिस्ट्रिक्ट के इक्विवेलेंट है, यहाँ पे शिकदार होते थे जो एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज परफॉर्म करते थे, और लॉ एंड ऑर्डर में इनको जो फौजदार है वो हेल्प करता था। नेक्स्ट है परगना। परगना लेवल पे जो रेवेन्यू कलेक्शन के लिए ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबल है वो आमील होता था। एंड देन आपका विलेज होता था। विलेज में आप देखोगे कि आपके लैंड ओनर्स हैं, एक कल्टीवेटर्स हैं, है ना, दूसरे लैंड ओनर्स हैं जिनको खूट्स कहते हैं, और आप देखोगे कि विलेज हेडमैन है मुकद्दम। ठीक है, सो मुकद्दम शब्द या मंडल शब्द जो है वो आपके दिल्ली सल्तनत एंड मुगल पीरियड के अंदर यूज होता था फॉर द विलेज हेडमैन। खूट्स वर लैंडलॉर्ड्स एट द विलेज लेवल, और पटवारी जो है वो यहाँ पे अकाउंटेंट होता था। तो ये आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए, यहां से कुछ टर्म्स पूछे जा सकते हैं आपसे। फोर्थ चैप्टर जो है ये आपका मुगल्स रिलेटेड है क्लास 7th के अंदर। व्हाट आई हैव डन, आपके थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 जो है उसका चैप्टर 4 और 5th जो है इट इज ऑल्सो पर्टेनिंग टू दी मुगल्स, है ना, पेजेंट्स एंड दी एग्रीकल्चर सोसाइटी किस तरीके थी वो, एंड साथ ही साथ में मुगल एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन एंड क्रॉनिकल्स के रिगार्डिंग है। What I have done, I have compiled the entire information and terminology related to Mughals in this particular sequence only. तो आपको यहाँ पे थोड़ा फोकस करना होगा। मुगल्स को हम तिमुरिद कहते हैं क्योंकि अपने फादर की साइड से ये तिमुर से अपना लीनिएज ड्रॉ करते थे, एंड मदर के साइड से ये चंगेज खान की जो फैमिली है उससे बिलोंग करते थे, तो हम इन्हें मुगल्स भी कहते हैं। मुगल्स, द टर्म मुगल हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम मंगोल्स। मुगल रूलर्स कभी भी मंगोल टर्म प्रेफर नहीं करते थे, वो तिमुरिद टर्म प्रेफर करते थे क्योंकि मंगोल्स के साथ में एसोसिएटेड थी वायलेंस, मैसेकर्स, तो उससे वो एसोसिएट करके नहीं देखना चाहते थे। इनफैक्ट बाबर कहता था कि मंगोल्स आर बारबेरिक, है ना, गवार जाहिल लोग हैं। तो मंगोल, तिमुरिद, या आप देखिए जो मुगल्स हैं दे यूज्ड टू बिलोंग टू दी चगताई टर्किश फैमिली। तो चगताई, नॉट चगताई, है ना, इट इज चगताई। तो चगताई टर्क्स जो है वो बेसिकली कौन है, चंगेज खान की डेथ के बाद में उसका जो इतना बड़ा एम्पायर था अक्रॉस एशिया उसको डिवाइड कर दिया गया उसके बेटों के बीच में। सो उसका जो सबसे बड़ा वाला बेटा है उसके हिस्से में जो एरिया आया हम कहते हैं वो एरिया चगताई टर्क्स जो है वो रूल कर रहे थे, और उसकी जो लीनिएज है हम कहते हैं दे आर चगताई टर्किश। तो आप मंगोल्स जो है वो चगताई टर्किश थे, सो दे आर द डिसेंडेंट्स फ्रॉम द एल्डेस्ट सन ऑफ चंगेज खान। ये आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट टर्म्स देखते हैं। यहां पे एक टर्म है वतन एंड वतन जागीर। हम कहते हैं कि मुगल्स जो हैं उन्होंने राजपूत के साथ में अलायंस फॉर्म करी स्पेशली फ्रॉम द टाइम ऑफ अकबर, एंड उनको वतन जागीर दी। तो वतन जो होता है वो बेसिकली होता है एंसेस्ट्रल लैंड। अब जब एक बार राजपूत एरिया के ऊपर मुगल कंट्रोल एस्टेब्लिश हो गया तो दे वुड हैव लॉस्ट देयर सॉवरेनिटी, राइट, एंड दे केम अंडर द कंट्रोल ऑफ द मुगल्स। बट उनके जो एंसेस्ट्रल लैंड थे जैसे कि आपका आमेर हो गया, मेवाड़ हो गया या मारवाड़ हो गया, वंस दे केम अंडर द डोमिनियन ऑफ द मुगल्स, एक्सेप्टेड द सॉवरेनिटी ऑफ द मुगल्स अलाउड देम टू रूल देयर एरिया ऑटोनोमसली, देयर एंसेस्ट्रल लैंड ऑटोनोमसली। तो इनको क्या किया जाता था, जो इनका वतन है ना, जो वतन लैंड है, जो एंसेस्ट्रल लैंड है, उसे एज अ जागीर दे दिया जाता था ताकि
मुगल्स के बीच में और राजपूत के बीच में एक अच्छी तालमेल बैठी रहे, एक अच्छा रिलेशन रहे। यहां एक टर्म है मनसबदार। मनसबदारी सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। मनसबदारी सिस्टम एंड आपका इक्तादारी सिस्टम का कंपैरिजन और इक्तादारी का एंड अमारम सिस्टम का कंपैरिजन एग्जाम में पूछा जा सकता है। देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी। सो मनसब का मतलब क्या होता है? मनसब का मतलब होता है रैंक। जो लोग मुगल सर्विसेज में एनरोल करते थे उनको कहा जाता था मनसबदार, यानी उनका मुगल ऑफिशियल हायरार्की के अंदर एक रैंक होगा, है ना। ऑफिशियल हायरार्की के अंदर एक रैंक होगा, उनको सर्विस दी जाए, रैंक होगा, उनको सैलरी दी जाएगी एंड इन रिटर्न दे विल प्रोवाइड सर्विसेज टू द स्टेट। किस टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे? तो आप यहां पे क्या देखोगे कि नाउ यू सी अ पर्सन ए, बी और सी, he has enrolled for Mughal services. Now that person will be given a particular mansab और रैंक। इसके दो कंपोनेंट्स होते थे। एक होता था जाट, जो ऑफिशियल हायरार्की में आपका जो रैंक है और आपकी क्या सैलरी है उसे डिटरमिन करता था, और दूसरा होता था सवार। सवार रैंक डिटरमिन करता था कि आप अपने अंडर में कितने हॉर्सेस जो हैं एंड कैवलरी मैन जो हैं उसको मेंटेन करोगे। कैवलरी, एक सिंगल कैवलरी पर्सन के लिए आपको 2 हॉर्सेस मेंटेन करने पड़ते थे अकबर के टाइम पे, क्योंकि घोड़े को आराम भी तो करना है। तो मनसब मींस रैंक, राइट। जो लोग मुगल सर्विसेज में एनरोल करते थे उनको मनसबदार कहा जाता था, यानी मनसबदार फॉर मुगल ऑफिशियल्स। और इनकी ऑफिशियल हायरार्की में रैंक और जो सैलरी है वो जाट रैंक से डिसाइड होती थी, और जो सवार रैंक है वो डिसाइड करता था कि इनके अंडर में कितने कैवलरी मैन होंगे, कितने ट्रुप्स होंगे एंड ये लोग कितने हॉर्सेस मेंटेन करेंगे। इसमें भी सब कैटेगराइजेशन होता था। आपका जाट रैंक सवार रैंक के बराबर है, सवार रैंक जो है वो जाट रैंक से आधा या है ना उससे ज्यादा है, या सवार रैंक जो है वो जाट रैंक से आधे से भी कम है। तो आप देखोगे उसके अंदर भी एक इनर हायरार्की होती थी, है ना, एक इनर हायरार्की होती थी। सो ये तो चलो ठीक है। अब क्या है, आपको ध्यान रखना है कि मनसबदारी सिस्टम जो है ये बेसिकली मुगल्स का मिलिट्री कम ब्यूरोक्रेटिक एपरेटस था। तो जिस तरीके से इक्तादारी सिस्टम में इक्तादार है और इक्तादार जो है वो मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी फुलफिल करता था, रेवेन्यू कलेक्शन एंड बाकी जो आपकी ब्यूरोक्रेटिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको भी फुलफिल करता था, वैसे ही आप क्या देख रहे हो, मनसबदार भी इसी टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। रेवेन्यू कलेक्शन करेगा, वो मिलिट्री सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, स्टेट को लॉ एंड ऑर्डर सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, जहां पे भी उसको भेजा जाएगा वहां पर। और बदले में स्टेट क्या करेगा, स्टेट जो है या तो उसको कैश में सैलरी देगा जिसको हम कहते थे नकदी, या हो सकता है उसको किसी पर्टिकुलर एरिया का लैंड रेवेन्यू जो है वो असाइन किया जाएगा। इसे कहते हैं जागिर। एक डिफरेंस इक्तादारी सिस्टम और मनसबदारी सिस्टम के बीच में क्या है, हमेशा ध्यान रखना, इक्तादार जो है वो अपने असाइंड इक्ता के अंदर पोस्टेड होता था, और वो यहां देखिए एक बार, एक मिनट, हाँ, वो एक्चुअली रिसाइड करता था उस इक्ता के अंदर। बट अगर हम मनसबदार की बात करें तो आप यहां पे क्या देखोगे कि मनसबदार जो है उसे केवल उस एरिया के रेवेन्यू असाइनमेंट को कलेक्ट करने का राइट था, जो वो वहां पे अपने सर्वेंट्स जो हैं उनकी मदद से कलेक्ट करता था। दे डिड नॉट एक्चुअली रिसाइड इन और एडमिनिस्टर द जागिर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आमेर के रूलर को जागीर मिली है मालवा की, तो वो मालवा के जागीर में जाके रहे और उसे एडमिनिस्टर करे, ये जरूरी नहीं है। केवल वहां से आने वाला रेवेन्यू जो है ना, उस पे उसका कंट्रोल होता था और उसके सर्वेंट्स को वहां कलेक्ट करके ले आते थे। अदरवाइज वहां पे सूबेदार होगा, ठीक है। सो हर सूबा के अंदर एक सूबेदार होता था। जागीरदार का केवल वहां पे कलेक्ट होने वाला जो रेवेन्यू है उस पे राइट था। वहीं पे अगर आप बातचीत करें इक्तादार की, तो वो उस एरिया में रहता भी था, एडमिनिस्टर भी करता था, राइट, एंड उसको रेवेन्यू राइट्स भी थे वहां के।
तो आपको ये दोनों के बीच में एक स्लाइड सा डिफरेंस है, इसको अच्छे से नोट कर लेना है। नाउ कमिंग टू जब्त। सो अगर आप लैंड रेवेन्यू सिस्टम के बारे में बातचीत करें मुगल्स की, तो हम जब्ती सिस्टम एंड उसका जो इंप्रूवाइज्ड वर्जन है दहशाला सिस्टम, इनको पढ़ते हैं, दहशाला एंड जब्ती सिस्टम को। तो जब्ती सिस्टम बेसिकली क्या है, लैंड रेवेन्यू सिस्टम है। इसमें क्या किया जाता है, आप ये बोलें कि इतना रेवेन्यू आपको पे करना है, उससे पहले आपका लैंड का मेजरमेंट होगा, वहां देखा जाएगा कि उसकी प्रोडक्टिविटी कैसी है, और प्रोडक्टिविटी मतलब सॉइल की फर्टिलिटी, और आप वहां पे कौन सी क्रॉप जो है वो उगा रहे हो। सो आप देखोगे शेर शाह सूरी जो है उसके टाइम पे टोडरमल करके एक ऑफिसर थे, उन्होंने जब्ती सिस्टम को डिजाइन किया था, जहां पे लैंड रेवेन्यू फिक्स किया जाता है आफ्टर मेजरिंग द लैंड विद द हेल्प ऑफ चेन्स, है ना, एंड अलोंग विद दैट फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल एंड द क्रॉप ग्रोन इज टेकन इनटू कंसीडरेशन। अब इसको जब टोडरमल अकबर की सर्विसेज में आ गए, तो आप देखोगे कि इसको बाद में इंप्रूवाइज किया गया। अकबर ने कहा कि हम हर साल रेवेन्यू जो है वो डिटरमिन करते हैं, इससे बेहतर एक काम किया जाए, हम हर प्रोविंस जो है उसको क्या करें, हर प्रोविंस को हम रेवेन्यू सर्कल्स में डिवाइड कर दें। और ये हम रेवेन्यू सर्कल्स में किस बेसिस पे डिवाइड करेंगे, उस एरिया की सॉइल फर्टिलिटी को देखते हुए, है ना। सो क्या किया जाएगा, लैंड की प्रोडक्टिविटी, सॉइल की फर्टिलिटी को देखते हुए अलग अलग रेवेन्यू सर्कल्स के अंदर आप क्या करेंगे, आप जो है एक पर्टिकुलर एरिया को डिवाइड कर देंगे, एंड देन डिपेंडिंग ऑन कि कितना एरिया अंडर कल्टीवेशन है, वहां पे कौन सी क्रॉप उगाई जा रही है, और पिछले 10 साल के लोकल प्राइसेस का जो एवरेज है, और पिछले 10 साल की प्रोडक्टिविटी का जो एवरेज है, उसको ध्यान में रखते हुए किसान को जो रेवेन्यू उसका ड्यू है वो बताया जाता था। इसको दहशाला सिस्टम कहते हैं। लैंड को मेजर करना डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्टिविटी ऑफ द लैंड and the crop grown, the amount of revenue which was due on behalf of the peasant was fixed under the Japti system. Now it was improvised under the Dahshala system. इसमें क्या कहा गया कि पिछले 10 साल के अंदर आप पहले तो रेवेन्यू सर्कल्स में डिवाइड कर दो ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड, और देखो कि पिछले 10 साल में एवरेज प्रोड्यूस क्या रहा है इस पर्टिकुलर रेवेन्यू सर्कल में किसी पर्टिकुलर क्रॉप का, और पिछले 10 साल में इसका एवरेज प्राइस क्या रहा है। अब आपको पता चल जाएगा कि टोटल एरिया अंडर कल्टीवेशन आपने मेजर कर लिया, अब आपको पता है कि एवरेज प्रोड्यूस पर हेक्टेयर या पर एकड़ इतना होता है, और लोकल प्राइसेस इतने रहे हैं, तो आप जो है फिर रेवेन्यू को फिक्स कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि कैश में ही पे करना है ना, कैश में भी पे कर सकते हैं किसान, और किसान जो है वो इसको पे कर सकते हैं काइंड के अंदर भी। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि आपका जो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें जब्ती एंड दहशाला सिस्टम के अलावा आपको अदर वेरिएशंस भी मिलेंगे, जैसे कि एक है कनकूट सिस्टम। कनकूट सिस्टम में क्या किया जाता है, कण मतलब क्या हो गया, ग्रेन, एंड कूट मतलब हो गया एस्टिमेशन। एक अंदाजा लगा लिया जाता है कनकूट सिस्टम के अंदर कि पिछले साल इतनी हुई थी, इतना आउटपुट हुआ था और इतना टैक्स ड्यू था, तो इस साल भी उसके अकॉर्डिंग ही टैक्स फिक्स कर लिया जाता है। अगर किसी को किसी तरीके का कोई डाउट है तो फिर क्या किया जाता है, द क्रॉप शुड बी कट एंड एस्टिमेटेड इन 3 लॉट्स, द गुड, द मिडलिंग एंड द इंफीरियर, एंड द हेजिटेशन रिमूव्ड। एक तो हमने एस्टिमेशन से फिक्स कर दिया कि आपको इतना देना है, बट अगर किसान को दिक्कत है कि नहीं भाई ये तो बहुत कम है, तो फिर क्या किया जाता है, क्रॉप को कट किया जाता था एंड गुड मिड, है ना, गुड क्वालिटी, मिडिल क्वालिटी एंड इंफीरियर क्वालिटी में डिवाइड कर लिया जाता था। फिर उसके बेसिस पे क्या किया जाता था कि अच्छा ठीक है अब इतना प्रोड्यूस है तो आपको इतना देना है। दूसरा था बटाई। बटाई मतलब क्या होता है, डिविजन। बटाई सिस्टम या भावली सिस्टम जो है, इसमें क्या किया जाता था, आपने फसल उगा दी है ना, किसान ने फसल उगा दी, फसल की हार्वेस्टिंग हो गई है ना, उसको आपने काट लिया, उसके बाद में उसके स्टैक्स बनाए जाते थे, और जितने टोटल स्टैक्स हुए, अब ये स्टैक्स इक्वल साइज के होते थे, ठीक है, ऑलमोस्ट इक्वल साइज के, ये स्टैक्स कितने बने और इसमें से स्टेट का कितना शेयर होना चाहिए, उसके बेसिस पे स्टेट जो है वो अपना, स्टेट के ऑफिशियल्स अपना शेयर ले जाते थे। एक था खेत बटाई। खेत बटाई में क्या किया जाता है, जब आपने फसल बोई है
तो आप रोज में फसल बोते थे, और फिर मान लो कि 6 रो है और स्टेट का 2/3 शेयर है या जितना 1/3 शेयर है, तो फिर कहा जाता है कि अच्छा कि ये जो 2 रोज हैं ये स्टेट ले लेगा। एक और था लांग बटाई। इसमें क्या होता था, आफ्टर हार्वेस्टिंग जो आपके ग्रेन्स होते थे उनके पूरे कूड़े लगा दिए जाते थे, हिप्स लगा दिए जाते थे, है ना, माउंड ऐसे, और फिर कि 3 कूड़े आप ले लो, है ना, 3 ये माउंड आपके हो गए और 2 हमारे हो गए, वो वाला सिस्टम था। आगे जाके हमको ये सब कैसे पता चला, तो अकबरनामा जो है उसके अंदर ये बहुत अच्छे से मेंशन्ड है। अकबरनामा के ऑथर अबुल फजल हैं। ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। जो स्टार्टिंग की 2 वॉल्यूम्स हैं वो हिस्टोरिकल अकाउंट से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वॉल्यूम जो है वो एडम से लेकर के अकबर के लाइफ के जो 30 ईयर्स की एज है उस तक का टाइम पीरियड ट्रेस करती है। आप फिर देखेंगे जो सेकेंड पार्ट है उसमें अकबर का जो 46th ईयर है रूल का, यानी 1601, उस तक के अकाउंट्स आपको मिलेंगे। सबसे बेस्ट है आईने अकबरी। आईने अकबरी जो है इसके अंदर खुद आपको देखने को मिलेगा 5 पार्ट्स हैं, और ये डील करते हैं जो रॉयल हाउस होल्ड है ना, रॉयल आर्मी है, एडमिनिस्ट्रेशन है, रेवेन्यूज है, ज्योग्राफी ऑफ द एम्पायर है, इसके अलावा रेवेन्यूज हैं, है ना। और अगर मैं आपको बताऊं, यहां देखो एक बार, यहां आप देख सकते हैं इसको बहुत अच्छे से, मंजिल आबादी रॉयल हाउस होल्ड एंड उसके मेंटेनेंस से डील करती है। सिपाहा आबादी है जो बेसिकली मिलिट्री एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो है उससे डील करती थी। तीसरा पार्ट है मुल्क आबादी विच डेल्ट विद द फिस्कल साइड ऑफ द एम्पायर एंड इट प्रोवाइड्स रिच क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन ऑन रेवेन्यू रेट्स फॉलोड बाय द अकाउंट ऑफ द 12 प्रोविंसेस एट द टाइम ऑफ अकबर। अगर हम बात करें आइन ए अकबरी की 4th and 5th बुक्स के बारे में, they deal with religious, literary and cultural traditions of the people of India and also contain a collection of Akbar's auspicious sayings. आपको यहां पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। मुल्क के आबादी जो बेसिकली फिस्कल साइड से डील करती है, उसके अंदर आप देखोगे कि सूबा लेवल पे पूरा आपको डिटेल अकाउंट मिलेगा। सूबा के नीचे जो परगना है और जो महल है यानी विलेज लेवल, उस तक आपको डिटेल इंफॉर्मेशन मिलेगी। इसमें कुछ टर्म्स है, जमीन ए पैमुदा, है ना, जमीन ए पैमुदा मतलब मेजर्ड एरिया। मेजर्ड एरिया कितना है आपने मेजर किया है, सो मेजर्ड एरिया में कल्टीवेटेड लैंड एंड जो कल्टीवेबल है दोनों को मेजर किया जाता था फॉर रेवेन्यू एस्टिमेशन। एक है सुयूर घाल, ग्रांट्स ऑफ रेवेन्यू इन चैरिटी। सो कितना रेवेन्यू जो आ रहा है वो आपका चैरिटी में दे दिया जा रहा है, तो सुयूर घाल। आईने अकबरी जो है इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है हेनरी बेवरिज के द्वारा, ये ध्यान रखिएगा। फिर है सुलह एक कुल। अकबर के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हम सुलह एक कुल, यूनिवर्सल पीस या एब्सोल्यूट पीस के बारे में पढ़ते हैं। कहा जाता है कि अकबर जो हैं उनका मानना था कि जो डिफरेंट रिलीजियंस के लोग हैं, डिफरेंट एथनिसिटी के लोग हैं, जो डिफरेंट फिलॉसफी में बिलीव करते हैं, उन सबको स्टेट की तरफ से इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा। बस 2 कंडीशंस हैं, दे शुड नॉट फाइट अमंग देमसेल्व्स एंड सेकेंडली दे शुड बी लॉयल टू द स्टेट, दे शुड नॉट अंडरमाइन द अथॉरिटी ऑफ द रूलर। सुलह ए कुल provides that all religions and school of thought had the freedom of expression but on the condition that they did not undermine the authority of the state or fight among themselves. नेक्स्ट चैप्टर जो है वो आपका मुगल से रिलेटेड है और ये क्लास 12th में जैसे मैंने बताया पार्ट 2 उससे है। पेजेंट्स, जमींदार्स एंड द स्टेट, एग्रेरियन सोसाइटी एंड द मुगल एम्पायर। तो यहां पे कुछ टर्म्स हैं, जैसे देख लेते हैं हम। पेजेंट जो है उसके लिए शब्द यूज होता था पर्शियन भाषा के अंदर रैयत, जिसका प्लूरल फॉर्म है रियाया। मुजारियन, असामी या किसान। तो असामी, किसान, मुजारियन, रैयत या रियाया, ऑल दोज टर्म्स वर यूज्ड फॉर पेजेंट, किसान के लिए, इन द पर्शियन, इन द इंडो पर्शियन सोर्सेस ऑफ मुगल पीरियड। दूसरा खुद कश्त एंड पाही कश्त, ये इंपॉर्टेंट टर्म है। सो बेसिकली खुद कश्त
ये उनके लिए यूज होता था जो उसी गांव में रहते थे जहां पे उनका लैंड भी था। सो खुदकश्त वर द रेसिडेंट्स ऑफ द विलेज इन विच देयर लैंड वॉज ऑल्सो लोकेटेड। पाही कश्त, बाही कश्त जैसा ये। सो पाही कश्त जो है, दे वर दोज पीपल who were residing in one area and were cultivating land in some other area on contractual basis। अभी ऐसा क्यों करते थे? एक आउट ऑफ कंपल्शन कि भाई अपने खेत में तो अपने यहाँ पे तो अकाल पड़ गया है ना, कोई काम करने को नहीं मिल रहा, चलो दूसरों के खेत में जाके कॉन्ट्रैक्ट पे खेत लेके कल्टीवेट कर लेते हैं। या आउट ऑफ चॉइस, अगर उनको लगता है किसी दूसरे विलेज के अंदर जो रेवेन्यू कंडीशन है वो ज्यादा फेवरेबल है उनको, तो वो जाके बाहर लैंड कॉन्ट्रैक्ट पे लेके उसको कल्टीवेट करते थे। अनदर टर्म विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द मुगल पीरियड इज जिन्स ए कामिल। इसका मतलब होता है कैश क्रॉप्स। कैश क्रॉप, नकदी फसलें, कॉटन, शुगर केन, है ना, ऑयल सीड्स, ये सब इसके अंदर आएगा, लेंटिल्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज व्हाट? मुकदम और मंडल। ये हमने देखा मुकदम या मंडल शब्द यूज होता था विलेज हेडमैन के लिए। और ये जो विलेज हेडमैन है, ये जो विलेज एल्डर्स हैं वो कंसेंसस से चूज करते थे। लेकिन विलेज एल्डर्स का ये जो कंसेंसस है किसी इंसान को लेके, इसको अप्रूवल लेना होता था गांव का जो जमींदार है उससे। जमींदार जो है, आप देखोगे कि इनके पास में बहुत ज्यादा लैंड होता था, है ना। दे वर इन पोजेशन ऑफ अ लार्ज अमाउंट ऑफ पर्सनल लैंड ऑल्सो। अभी एक टर्म आप देखोगे, इसको कहते थे मिल्कियत लैंड। सो मिल्कियत लैंड जो है जमींदार का अपना पर्सनल प्राइवेट लैंड होता था। और ये लोग लोकली काफी डोमिनेंट होते थे। हेरिडिटरी बेसिस पे इनको उस पर्टिकुलर एरिया से रेवेन्यू कलेक्शन के राइट होते थे। छोटे मोटे पैटी डिस्प्यूट से उसको सॉल्व करना, उस एरिया में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, ये काम भी ये लोग करते थे। तो एक तो हो गया कि भाई इनका पर्सनल लैंड बहुत ज्यादा है। ये हाई कास्ट से भी आते थे, तो हाई कास्ट है, अच्छा सोशल स्टेटस है, इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा है। और इसीलिए देखोगे कि ये जमींदारी फैमिलीज एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर काफी डोमिनेंट होती थी। इनको ये जो एरिया है पूरा, ये इनका जमींदारी होता था। बट पूरा जमींदारी इनका पर्सनल लैंड नहीं है। इनका पर्सनल लैंड मिल्कियत लैंड होता था, जिसको ये चाहे तो बेच सकते हैं, ये चाहे तो मॉर्टगेज कर सकते हैं, है ना, ये चाहे तो उसका राइट्स जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं किसी को। मिल्कियत लैंड है। बट जमींदारी जो एरिया है, यहाँ पे ये क्या करते थे? रेवेन्यू कलेक्शन करना स्टेट के बिहाफ पे, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, पैटी डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करना। बदले में जो रेवेन्यू कलेक्शन होता था यहां से, उसमें से इनका शेयर होता था, इनको एक पार्ट दिया जाता था फ्रॉम द रेवेन्यू कलेक्टेड। ये आपको ध्यान रखना है। जो आपका मुकद्दम, मंडल या विलेज हेडमैन है, इसके अंडर में ही पटवारी जो विलेज अकाउंटेंट होता था वो काम करता था। जजमानी सिस्टम। जजमानी सिस्टम बेसिकली आप क्या देखेंगे, इसमें क्या होता है? इन रिटर्न फॉर सर्विसेस गुड्स और कैश इज प्रोवाइडेड। तो आर्टिशन क्लास काफी टाइप के सर्विसेज प्रोवाइड करती थी, तो लोकल्स इसको कैसे पे करेंगे? जैसे कि आप देखोगे, या तो वो उनको डेली अलाउंस दे देंगे और डाइट मनी दे देंगे सर्विसेज के रिटर्न में, या उनको एक पीस ऑफ लैंड दे देंगे फॉर कल्टीवेशन, या फिर हो सकता है वो उनको कैश में भी पे करते हैं। सो एक तरीके का जजमानी सिस्टम क्या है? इट वॉज अ exchange system which was present in the Indian villages. So in return for the services provided by the artisan class or the service class, they were given goods or cash in return. तो ये हो गया आपका जजमानी सिस्टम। मनी इन द विलेज, यहां पे आप एक टर्म देखो, श्रॉफ। जिन बैप्टिस्टे टैवर्नियर, ये जो फ्रेंच ट्रेवलर 17th सेंचुरी में शाहजहां के टाइम पे इंडिया आए हैं, ये श्रॉफ्स के बारे में मेंशन करते हैं। श्रॉफ कौन है? बेसिकली श्रॉफ वाज अ कास्ट विच वाज डीलिंग इन द बिजनेस ऑफ मनी चेंजिंग। तो अगर आप इनके पास में शेल्स लेके गए तो ये आपको पैसा देंगे उसके बदले में, है ना, या अगर आप पैसा लेके गए तो ये आपको रुपी देंगे, या आप रुपी लेके गए तो ये पैसा देंगे और पैसे के बदले में काउरीज देंगे। इस तरीके से एक मनी एक्सचेंजर का काम करते थे ये। तो श्रॉफ्स और मनी एक्सचेंजर्स बेसिकली जो बैंकर का काम भी करते थे। यहां पे आप देखिए, कहा जाता है कि जो मुगल रूलर हैं
उनसे जब कोई कोर्टियर मिलने आता था तो वो कभी खाली हाथ नहीं आता था, वो नजराना लेके आता था, है ना, विच वॉज बेसिकली अ गिफ्ट, पेशकश, ट्रिब्यूट। तो वो नजराना या पेशकश लेके आता था, जिसका मतलब क्या हुआ कि आप कुछ गिफ्ट्स, प्रेजेंट्स या ट्रिब्यूट लेके आते हो। मिल्कियत लैंड के बारे में मैंने आपको बताया। जमींदार्स हेल्ड एक्सटेंसिव पर्सनल लैंड्स, टर्म मिल्कियत मीनिंग प्रॉपर्टी। These were cultivated from the private use of the zamindars, often with the help of hired or servile labor. The zamindar could sell, bequeath or mortgage this lands at its will. मुझे लगता है आपको लेक्चर समझ आ रहा होगा, पसंद आ रहा होगा, लाइक करते जाइएगा और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, है ना। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव बनाया है। द ओनली पर्पज इज, अगर आपने मिडीवियल की एनसीईआरटीज नहीं पढ़ी है, कुछ नहीं पढ़ा है, तो कम से कम आप ये पढ़ के जाते हो और एक आपको ओवरव्यू है, तो कुछ क्वेश्चंस आपके करेक्ट हो सकते हैं मिडीवियल से। दीवान, आप देखेंगे कि दीवान जो है या दीवान ए आला, ये अर्स्टवाइल वजीर है। पहले वजीर की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती थी, वो प्राइम मिनिस्टर जैसा होता था, है ना, दिल्ली सल्तनत के टाइम पे। बट आप देखोगे कि मुगल पीरियड में वजीर या दीवान ए आला जो है, ही वाज इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू अफेयर्स। ये फाइनेंशियल डिपार्टमेंट का हेड होता था सेंटर में, और पूरा जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम है उसको दीवान ए आला जो है ये मैनेज करता था। सो लैंड रेवेन्यू सिस्टम में अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की देखें तो आप देखेंगे आपको टॉप पे दीवान ए आला जो है वो मिलेगा। एंड सेंटर में जो टॉप इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स थे, जिसमें सबसे पावरफुल था मीर बख्शी, जो मिलिट्री डिपार्टमेंट का हेड होता था, और साथ ही साथ में आपके मनसबदारी सिस्टम में जो अपॉइंटमेंट है, ट्रांसफर है, प्रमोशन है, उन सब में भी ये एम्परर को सजेशंस देता था। तो मीर बख्शी, उसके बाद दीवान ए आला है, ये भी एक इंपॉर्टेंट ऑफिसर है। इसके अलावा आप देखोगे एक और इंपॉर्टेंट ऑफिसर है जिसके बारे में बात करूंगी, बट दीवान ए आला आपको यहाँ पे याद रखना है, ही वाज सुपरवाइजिंग द फिस्कल सिस्टम ऑफ द एम्पायर। इसीलिए पूरा लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो है उसको मैनेज करने का काम भी दीवान ए आला का होता था, ये आपको ध्यान रखना है। अब लोकल लेवल पे, परगना लेवल पे जो ऑफिसर रेवेन्यू कलेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता था, उसको बोलते थे आमिल या फिर आमिल गुजर। अब क्या हो गया, आपने एक रेवेन्यू असेस कर लिया कि इतना रेवेन्यू आना चाहिए, फिर एक होता है रेवेन्यू कलेक्टेड। तो हो सकता है जो रेवेन्यू कलेक्टेड है वो रेवेन्यू जो असेस्ड है उससे कम हो। जो रेवेन्यू का असेसमेंट किया जाता था उसको हम कहते थे जमा, और जो रेवेन्यू कलेक्टेड होता था उसको कहते थे हासिल। अब यहां पे देखिए कि जो लैंड है उसको भी अलग अलग टाइप से क्लासिफाई किया जाता था फॉर द एस्टिमेशन ऑफ द लैंड रेवेन्यू। तो पोलज लैंड जो है ये वो लैंड होता था जिसको आप हर साल कल्टीवेट कर सकते हैं और आपको उसको कभी फैलो नहीं छोड़ना पड़ता, खाली नहीं छोड़ना पड़ता। परोती लैंड जो है ये वो लैंड होता है जिसको ऑल्टरनेटिवली कल्टीवेट किया जाता था, कुछ सालों के लिए इसको खाली छोड़ा जाता था। फिर उसके बाद में चच्चर लैंड है। चच्चर लैंड वो है जिसको 3 से 4 साल के गैप के बाद में कल्टीवेट किया जाता था, और पोलज लैंड की सबसे ज्यादा फर्टिलिटी होगी, और इसमें भी कैटेगराइजेशन आपको मिलेगा गुड, मिडिल एंड आपका बैड। ऐसे ही परोती में भी गुड, मिडिल और बैड में क्लासिफिकेशन होता था। चच्चर लैंड जो है हमने कहा ये आपका कम से कम 3 से 4 साल खाली रहता था, फिर उसको उगाया जाता था, यानी कि लैंड की जो क्वालिटी है वाज नॉट वेरी गुड। फिर आता है आपका बंजर, which was left uncultivated for 5 or more years। आमीन कौन होता था? अमीन या आमीन जो है he was an official responsible for ensuring कि जो भी imperial regulations आ रहे हैं, directions आ रहे हैं, वो throughout provinces implement किए जा रहे हैं। अब आपको यहां पे हम कुछ टाइप ऑफ सैल्यूटेशंस जो है उनके बारे में बताएंगे। सो मुगल कोर्ट में पूरा डेकोरम मेंटेन किया जाता था एंड डिफरेंट टाइप ऑफ सैल्यूटेशंस थे कि आपको इसी तरीके से आके जो एम्परर हैं उनको ग्रीट करना है, उनको एड्रेस करना है। एक है कॉर्निश। कॉर्निश में क्या होता है? इट वॉज अ फॉर्म ऑफ सेरेमोनियल सैल्यूटेशन इन विच द कोर्टियर प्लेस द पाम ऑफ हिज राइट हैंड अगेंस्ट हिज फॉरहेड एंड बेंड हिज हेड। तो क्या होता है, आपका ये हाथ है ना, राइट हैंड का, एंड आप इस तरीके से ग्रीट करते हो, इसको कॉर्निश कहते हैं। एक है चहार तस्लीम। चहार इज फॉर चार
एंड तस्लीम रेफर्स टू सबमिशन। तो इसमें क्या किया जाता था, आप अपना राइट हैंड का जो बैक है उसको जमीन पे रखते थे और फिर ऐसे उठ के उसको अपने सर पे 4 बार करते थे, 4 बार इस तरीके से। सो इट वॉज अ मेथड ऑफ ग्रीटिंग, सैल्यूटेशन। इसके अलावा आप देखोगे एक सिजदा होता था, कंप्लीट प्रोस्टेरेशन। हम जब बलबन के बारे में पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं सिजदा। आप देखोगे है ना, सिजदा वॉज रिप्लेस्ड बाय चाहार तस्लीम एट द टाइम ऑफ शाहजहां। एंड जो पेबोज होता था, किसिंग द फिट ऑफ द एम्परर, उसको रिप्लेस कर दिया गया जमीन बोझ से। क्योंकि इन जनरल आप देखो तो इस्लाम के अंदर हम केवल एक सिंगल गॉड को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, है ना। ह्यूमन बींग्स जो है उनको गॉड की तरह ट्रीट नहीं किया जाना चाहिए। ऑल ह्यूमन बींग्स आर इक्वल, है ना। ओरिजिनल टीचिंग्स तो यही है। जमीन बोझ मतलब क्या हुआ, किसिंग द ग्राउंड। सो इस तरीके के ये जो सैल्यूटेशन है ये क्यों होते थे, ताकि जो रूलिंग क्लास है, स्पेशली जो एम्परर है, वो अपनी अथॉरिटी को एस्टेब्लिश कर पाए, है ना। सो आपका चाहार तस्लीम है, कॉर्निश है, जमीन बोझ है, दीज वर डिफरेंट टाइप ऑफ सैल्यूटेशंस व्हिच वर यूज्ड ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। झरोखा दर्शन भी अकबर ने शुरू किया था, जिसमें बालकनी के अंदर मॉर्निंग में वो जो अपनी जनता है उसको दर्शन देते थे, है ना। एंड व्हाई इट वाज डन, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रॉडेनिंग द एक्सेप्टेंस ऑफ इंपीरियल अथॉरिटी एज अ पार्ट ऑफ पॉपुलर फेथ। ठीक है, सो इंपीरियल अथॉरिटी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। इसके अलावा कुछ प्रैक्टिस होती थी, जैसे कि जश्न ए वजन या तुलादान की जो प्रैक्टिस होती है। तो बर्थडेज पे क्या होता था कि जो रूलर होता था उसको उसके वेट के बराबर सोने के अंदर और जो प्रेशियस स्टोन्स हैं उसमें तोला जाता था। सो चाहिए सैल्यूटेशंस हो गए, झरोखा दर्शन हो गया जिसको बाद में औरंगजेब ने बंद किया, या तुलादान हो गया जिसकी प्रैक्टिस भी औरंगजेब ने बाद में बंद करी। तो आप, क्योंकि ही वॉज वेरी ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम, है ना, ही वॉज ऑर्थोडॉक्स सुन्नी हार्डकोर, तो उसने ये सब बंद किया। तो उसने कहा कि इस्लाम में हम ये सब नहीं कर सकते। अदरवाइज these practices were started to show the grandiose of the imperial authority. दीवान-ए-आम क्या है, पब्लिक हॉल ऑफ ऑडियंस। दीवान-ए खास क्या है, जहां पे रूलर जो है वो अपनी प्राइवेट ऑडियंस से मिलते थे और अपने मिनिस्टर्स के साथ कॉन्फिडेंशियल मैटर्स को डिस्कस करते थे। यहाँ पे एक टर्म आप देख रहे हैं, ताजविज। हमने मनसबदारी सिस्टम को अच्छे से समझ लिया और हमने कहा कि जो लोग मुगल सर्विसेज में एनरोल करते थे उनको हम मनसबदार कहते थे। आप देखोगे कि किसी इंडिविजुअल को अगर मुगल सर्विसेज में एनरोल करना है तो उसको क्या करना होता था, उसको किसी नोबल मैन को जाके अप्रोच करना होता था और फिर वो जो नोबल मैन है वो जो एम्परर है उनको एक पेटिशन प्रेजेंट करते थे और उस पर्टिकुलर इंसान का जो उनके पास आया था उसका नाम रिकमेंड करते थे कि इसको आप मनसबदार की तरह रिक्रूट कर लो। फाइनल से मीर बख्शी और एम्परर का होता था। तो ताजवीज क्या है, ताजवीज was a petition presented by a nobleman to the emperor recommending that an applicant should be recruited as मनसबदार। और क्या टर्म्स है यहाँ पे, मैंने आपको कहा था 3 ऑफिशियल सेंटर में बहुत इंपॉर्टेंट थे, मीर बख्शी, दीवान-ए-आला एंड सदर उस सुदूर। मिनिस्टर ऑफ ग्रांट्स और मदद माश एंड इन चार्ज ऑफ अपॉइंटिंग द लोकल जजेस और काजी। तो जो लोकल जजेस होते हैं उनके अपॉइंटमेंट के साथ साथ में आपके जो चैरिटी देने का कामकाज है वो ये ऑफिसर करता था, सदर उस सुदूर। एक और टर्म आप यहां पे देख रहे हैं, तैनात-ए-रकब। आप यहां पे देखोगे ये तैनात-ए-रकब जो है ये रिजर्व फोर्सेस होती थी एट द सेंटर और इनका काम होता था एम्परर को गार्ड करना और जो रॉयल हाउस होल्ड है उसको गार्ड करना। जरूरत पड़ने पे किसी प्रोविंस में अगर कोई रिबेलियन हुआ है या किसी नोबल पर्सन ने या प्रोविंशियल गवर्नर ने अगर रिबेलियन कर दिया है तो उसको सप्रेस करने के लिए इस फोर्स को, जो रिजर्व फोर्स है एट सेंटर, तैनात-ए-रकब, इसको भेजा जाता था। यहां पे एक टर्म आप देख रहे हो, कासिद और पथमार। कासिद या पथमार जो है ये बेसिकली जो मुगल पोस्टल सिस्टम है उसका हिस्सा थे। तो क्या होता था, ऐसे डाक या चौकी बनी हुई होती थी और इन डाक या चौकी के ऊपर यहाँ पे मैसेंजर्स होते थे। तो जैसे ही एक रॉयल मैसेज यहाँ पहुंचता था ये इंसान दौड़ के जाएगा और दूसरे इंसान को देगा ये लेटर, फिर ये तीसरे इंसान को देगा। सो ये जो ऑन फुट मैसेंजर्स हैं विच वर अ पार्ट ऑफ मुगल पोस्टल सिस्टम, इनको कासिद या पथमार कहते हैं। और क्या है, तो जो मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं हमने देख लिया है, सूबा वाज द
प्रोविंस जहां पे सूबेदार होता था, और ये जो सूबेदार है इसकी दीवानी यानी रेवेन्यू कलेक्शन रिलेटेड एंड फौजदारी यानी मिलिट्री ऑब्लिगेशंस होते थे। इसके नीचे सरकार होता था। सरकार में आप क्या देखेंगे, यहां पे देखिए फौजदार भी प्रेजेंट होते थे यहां पे, ठीक है। इसके नीचे जो यूनिट थी वो थी परगना, जहां पे हमने आमिल की बात की थी, और फिर आमिल की, और आप यहां पे देखो कि यहां पे और भी ऑफिसर्स थे। कौन कौन थे, तो यहां पे देखिए द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वाज लुक्ड आफ्टर द लेवल ऑफ परगना बाय 3 सेमी हेरिडिटरी ऑफिसर्स। कानून गो जो रेवेन्यू रिकॉर्ड कीपिंग का काम करता था, चौधरी जो रेवेन्यू कलेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता था, और फिर काजी जो जुडिशियल मैटर्स में डील करता था। तो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। 5th चैप्टर है आपके क्लास 7th का, ट्राइब्स, नॉमेड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटीज। इसमें कुछ ट्राइब्स का नेम मेंशन्ड है, बस मैं आपको ये बता रही हूँ, कभी कभी अगर इन ट्राइब का नाम पूछ लिया जाए और कहा कि मिडिवल पीरियड में दिस रेफर्स टू, तो आपको पता होना चाहिए दीज रेफर्स टू वेरियस ट्राइब्स। सो पंजाब वाले एरिया के अंदर आप देखोगे कि 13th और 14th सेंचुरी में एक बहुत ही इंफ्लुएंशियल ट्राइब थी खोखर। खोखर ट्राइब हम महमूद गजनवी के बारे में पढ़ते हैं, है ना, उसके टाइम पे दे हैड रिवोल्टेड। फिर इनको रिप्लेस कर दिया घक्कर्स ने। फिर आप देखोगे आपके मुल्तान और सिंध वाले एरिया के अंदर लंगास एंड अरगुन्स हैं। सो खोखर, घक्कर, लंगास, अरगुन्स, है ना। आपके हिमालय वाला एरिया के अंदर गड्डीज। फिर आपके कर्नाटका वाले एरिया के अंदर कोलीज एंड बेराड्स, राइट। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे बात करें तो आपके साउथ में कोरगाज, है ना, वेतार्स, मारावर्स, दीज वर ऑल ट्राइबल्स। आप यहाँ मैप देख सकते हो, क्लास 7th का मैप है। यहाँ पे अगर आप देखो तो आपको यहाँ पे खोखर एंड घक्कर नजर आएंगे, यहाँ पे लंगा, अरगुन्स नजर आएंगे, है ना। यहाँ पे आपको कोलीज नजर आ रहे होंगे, बेराट्स नजर आ रहे होंगे, यहाँ पे आपको वेतार्स, मारावर्स ये नजर आ रहे होंगे। सो दीज वर बेसिकली ट्राइब्स, राइट, दीज वर ट्राइब्स। आप यहाँ अगर देखो तो असम के अंदर आपको अहोम ट्राइब मिल जाएगा, है ना, चेरोज मिल जाएगा आपको यहाँ पे आपके बिहार वाले एरिया के अंदर। सो दीज आर बेसिकली ट्राइब्स, आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। ऐसे ही गोंड्स थे, हम पढ़ते हैं कि जो गढ़हर कटंगा का किंगडम है, गढ़हर कटंगा इन द गोंडवाना एरिया, यहाँ पे रानी दुर्गावती जो है वो रूल कर रही थी एट द टाइम ऑफ अकबर, है ना। सो रानी दुर्गावती की जो कहानियां हैं वो बहुत फेमस हैं। तो गढ़हर कटंगा एंड रानी दुर्गावती और उनकी जो ब्रेवरी है, हाउ शी फाइट द मुगल्स, ये बहुत इंप्रेसिव है ना। सो आपको ये कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि भाई ये जो अलग अलग से नाम दिख रहे हैं ये कुछ नहीं है, ट्राइबल्स हैं मिडिवल पीरियड के। यहाँ पे आपने बंजारास के रिलेटेड यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा और आपको पता भी होगा। तो बंजारास वर बेसिकली नोमेडिक ट्रेडर्स, है ना। हम अलाउद्दीन खिलजी के मार्केट रिफॉर्म्स में इनको पढ़ते हैं कि किस तरीके से ये बंजारास गांव गांव जाकर के ग्रेन्स कलेक्ट करते थे और फिर इनको सिटीज के लेके आते थे, यहाँ पे दुकानदार इनसे खरीदते थे मंडीज में, ठीक है। तो आपको इनको थोड़ा ध्यान रखना है। जहांगीर भी इनके बारे में अपना जो मेमोयर है तुजुक-ए जहांगीरी उसके अंदर मेंशन करते हैं। इनफैक्ट आप देखोगे पीटर मुंडी जो इंग्लिश ट्रेडर भारत में आए 17th सेंचुरी के अंदर, वो भी बंजारास के बारे में हमें डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करते हैं। अब हम यहाँ पे जो आपका गोंडवाना के अंदर गोंड किंगडम था मिडिवल पीरियड के अंदर, उसकी बात करेंगे। आप यहाँ पे देखोगे कि पूरा जो गोंडवाना किंगडम है जहाँ पे गोंड ट्राइब थी वो डिवाइडेड था गढ़हस के अंदर, और हर जो गढ़ है वहां पे एक पर्टिकुलर गोंड क्लैन का रूल था। हर गढ़ को फर्दर डिवाइड किया जाता था 84 के अंदर, यानी कि उसमें 84 विलेजेस आएंगे। तो ये आपका गोंड्स का किंगडम हो गया, इसको हमने डिवाइड किया फर्दर गढ़हस में, और गढ़हस को हमने डिवाइड किया 84 के अंदर। और फिर आप क्या देखोगे, ये 84 में 84 विलेजेस है। अब इनको अलग अलग 12 विलेजेस के एक ग्रुप में डिवाइड किया जाता था जिसको कहते थे बरहोत। तो अगर कोई पूछे कि 84 और बरहोत क्या थे, तो दीज वर यूनिट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड टू दी गोंडवाना किंगडम। अहोम्स की अगर हम बातचीत करें
तो अहोम्स जो हैं ये आपके म्यांमार के अराकन योमा जो हिल्स है वहां से आए थे, एंड दे सेटल्ड इन द ब्रह्मपुत्रा वैली इन ओनली द 13th सेंचुरी। चराईदेव इनकी फर्स्ट कैपिटल थी। धीरे धीरे करके इन्होंने यहाँ पे जो कोच हैं और यहाँ पे जो छूतियाज हैं, ये जो ट्राइब्स हैं, इनके एरिया को भी अपने कंट्रोल में ले लिया और बड़ा अहोम जो है ना, या लार्जर अहोम किंगडम, उसको एस्टेब्लिश करा। यहाँ पे जो लोकल लैंडलॉर्ड्स होते थे वो अहोम्स के आने से पहले बहुत पावरफुल होते थे, इनको कहते थे भूइयाज। तो आपको ये ध्यान रखना है। अहोम सोसाइटी, अहोम ट्राइब जो है वो क्लैंस में डिवाइड होती थी, जिनको कहते थे खेल्स। तो खेल्स वर व्हाट? खेल्स वर क्लैंस अंडर द अहोम ट्राइब। ये आपको ध्यान रखना। द टर्म यूज्ड फॉर क्लैन वाज खेल्स। अहोम पीरियड के अंदर, अहोम जो रूलिंग डायनेस्टी है उसके पीरियड के अंदर जो हिस्टोरिकल वर्क्स लिखे गए, पहले अहोम लैंग्वेज में एंड देन आसमीज लैंग्वेज के अंदर, उनको कहते हैं बुरानजीज। तो जैसे कि त्वारीख और तारीख पर्शियन भाषा के अंदर हिस्टोरिकल अकाउंट्स हैं, आप देखोगे बुरानजीज जो हैं ये आसमीज लैंग्वेज के अंदर रिटन हिस्टोरिकल अकाउंट्स हैं और अहोम रूलिंग डायनेस्टी से रिलेटेड है। नेक्स्ट आपका चैप्टर है मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर्स। यहां पे अगर हम बात करें तो यहां पे आप एक लैंग्वेज देख रहे होगे, मणिप्रवलम। तो आप देखोगे कि मिडिवल पीरियड के अंदर जब आपके केरला वाले एरिया के अंदर चेरास जो हैं उन्होंने अपने रूल को एस्टेब्लिश किया हुआ था, तो यहाँ पे मलयालम लैंग्वेज बोली जाती थी, बट इसका जो लिखने का तरीका है, स्क्रिप्ट जो है ना, वो डेवलप हुआ आपके मिडिवल पीरियड्स के अंदर। सो मलयालम वाज पॉसिबली स्पोकन बाय द पीपल, बट डेवलपमेंट एज अ लैंग्वेज, एज अ स्क्रिप्ट, है ना, ये शुरू हुआ चेरास के टाइम पे, मिडिवल पीरियड में यहाँ पे। और यहाँ पे इस पीरियड में जो मलयालम में लिखा जाता था उस लैंग्वेज को हम कहते हैं मणिप्रवलम, क्योंकि आप देखोगे ये प्योर मलयालम नहीं थी, इट वॉज अ कॉम्बिनेशन ऑफ संस्कृत एंड मलयालम। तो मणिप्रवलम इज अ लैंग्वेज which was basically a hybrid language comprising of Malayalam as well as Sanskrit. अगर हम 18th सेंचुरी की बात करें, जब बहुत सारे रीजनल किंगडम्स एमर्ज होते हैं, तो आप देखोगे कि अगर हम 6 की बात करें तो हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। गुरु नानक जी जो आपके 15th-16th सेंचुरी में हुए, उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स दिए थे जो बेसिकली हिंदू धर्म को रिफॉर्म करने के लिए थे। बट आप क्या देखोगे कि आगे चल करके सिख जो है वो एक हिंदू धर्म का सेक्ट ना रह के फुल फ्लैजेड रिलीजन बन गया। इसमें गुरु अंगद हैं, है ना, उनका बहुत बड़ा रोल है। आप देखेंगे कि गुरु हरगोविंद जो है उन्होंने सिख कम्युनिटी का मिलिटराइजेशन शुरू किया। और तेग बहादुर जो हैं गुरु, है ना, गुरु तेग बहादुर जो 9th गुरु हैं, जब उनको पब्लिकली एक्सिक्यूट कर दिया गया औरंगजेब के द्वारा, तो फिर जो गुरु गोविंद सिंह जी हैं उन्होंने सिख कम्युनिटी को एक पॉलिटिकल एंड मिलिट्री कम्युनिटी के रूप में ट्रांसफॉर्म किया और खालसा, है ना, प्योर, इसका कॉन्सेप्ट दिया। आप देखोगे गुरु गोविंद सिंह की जब डेथ हो गई तो उसके बाद में सिख्स का जो रिबेलियन है अगेंस्ट मुगल्स और एक इंडिपेंडेंट सिख स्टेट एस्टेब्लिश करने का, उसको बंदा बहादुर, जिनका नाम था माधव वैरागी, वो लीड कर रहे थे। 1715 में उनको कैप्चर कर लिया गया, 1716 में ही वाज आल्सो एक्सिक्यूटेड। बट फिर क्या हुआ, आप देखोगे सिख्स जो हैं उन्होंने खुद को जट्ठाज या मिसल्स के अंदर, है ना, जट्ठास, मिसल्स या बैंड्स के अंदर डिवाइड कर लिया। और हर जो मिसल है या जट्ठा है वो पर्टिकुलर सिख डोमिनेटेड एरिया जो है वहां पे लॉ एंड ऑर्डर, एडमिनिस्ट्रेशन, वहां के लोगों की सिक्योरिटी, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता था। और बदले में लोग जो हैं उनको टैक्स देते थे, जिसको कहते थे राखी। कितना? टोटल प्रोड्यूस का 20% एज अ टैक्स दिया जाता था मिसल को, और उसके बदले में मिसल जो है वो कल्टीवेटर्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती थी। खुद सोचिए ये जरूरत क्यों पड़ी होगी, क्योंकि आप क्या देखते हो 1739 में नादिर शाह के अटैक के बाद में वी वर सीइंग अ लॉट मेनी अफगान अटैक्स फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट। तो इन्होंने पहले मिसल्स और जट्ठा में खुद को ऑर्गेनाइज किया। हर मिसल या कॉन्फेडरेसी या जट्ठा या बैंड जो है वो पर्टिकुलर एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड ऑर्डर एंड सिक्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता था। बदले में लोग इनको टैक्स देते थे, जिसको राखी कहते थे। ये सारे जो खालसाज हैं
ये एक साथ मिलते थे और इसको कहते थे दल खालसा। बैसाखी के दिन और दिवाली के दिन जब ये अमृतसर में मिलते थे तो ये कलेक्टिव डिसीजंस लेते थे गुरु के नाम पर, है ना। सो इसको कहते थे गुरु मत। तो गुरु के बिहाफ पे जो कलेक्टिव डिसीजंस ये मिसल्स लेते थे, दल खालसा के लीडर्स लेते थे, इसको कहते थे गुरु मत। मराठा किंगडम से जुड़े हुए कुछ टर्म्स हैं, इसको एक बार देख लेते हैं। तो आप यहां पे देखोगे, आपने कई बार देशमुख सरनेम सुना होगा। सो देशमुख जो है ये बेसिकली परगना लेवल पर रेवेन्यू कलेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, है ना। सो देशमुख जो है ये लोकल लैंडेड क्लास थी, और आप देखेंगे कि ये जो लोकल लैंडेड क्लास है ये रेवेन्यू कलेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल थी मराठा एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। ये स्टेट के लिए बाकी भी कई ड्यूटीज परफॉर्म करते थे, जैसे जुडिशियल ड्यूटी हो गई, है ना, कुछ पॉलिटिकल नॉट पॉलिटिकल, कुछ पुलिस ड्यूटीज हो गई, है ना। सो कुछ लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटीज हो गई, कुछ जुडिशियल छोटे मोटे पैटी डिस्प्यूट्स हो गए, उनको रिजॉल्व करना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी ये फुलफिल करते थे। तो ये जहां से जो रेवेन्यू कलेक्शन करते थे उसमें इनको एक पार्ट मिलता था, जैसे कि जमींदार को दिया जाता था। तो देशमुख परगना लेवल पे रेवेन्यू कलेक्टर्स हैं। परगना लेवल पर जो रेवेन्यू अकाउंट कीपिंग का काम करता था उसको क्या कहते थे? यहां देखिए, जो स्क्राइब होता था उसको क्या कहते थे? देश पांडे। तो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स मेंटेनेंस का काम देश पांडे करते थे और कलेक्शन का काम देशमुख करते थे। देशमुख एक तरीके से उस एरिया के राजा ही होते थे, क्योंकि आप यहां पे देख सकते हो, है ना, they were in fact the ruler of the territory as they were entitled to a portion of the collected taxes and they used to do some basic services such as performing police and judicial duties। ऐसे ही आप क्या देखोगे कि अगर आप गांव के लेवल पे जाओ तो आपको यहाँ पे पाटिल मिलेगा। पाटिल का काम था गांव से रेवेन्यू कलेक्ट करना, और यहाँ पे जो अकाउंट मेंटेनेंस का काम करता था वो होते थे कुलकर्नीज। सो मराठा एडमिनिस्ट्रेशन पे विलेज लेवल पे रेवेन्यू कलेक्शन का काम पाटिल का है एंड रिकॉर्ड कीपिंग का कुलकर्नीज का है। ये आपको ध्यान रखना है। देश पांडे परगना लेवल पे यही काम कर रहा है, किस चीज का? रिकॉर्ड कीपिंग का, और कलेक्शन का काम देशमुख कर रहे हैं। तो आपको ये थोड़े टर्म्स हैं जो पता होना चाहिए। कुणबीज कौन है? सो दीज वर पेजेंट पेस्टोरलिस्ट, और आप देखोगे कि ये मराठा आर्मी की बैकबोन की तरह सर्व करते थे। विजयनगर एम्पायर से जुड़े हुए कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, तो आप एक उनके एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स को देख लो। तो आप देखोगे कि एम्पायर, विजयनगर का जो एम्पायर है, इट वाज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस जिनको मंडलम कहते थे, और जो प्रोविंशियल गवर्नर्स होते थे उनको बहुत ज्यादा ऑटोनॉमी यहाँ पे दी जाती थी। उनके अपने कोर्ट होते थे, वो अपने ऑफिसर्स को अपॉइंट कर सकते थे, एक बहुत बड़ी आर्मी जो है उसे मेंटेन करते थे, अपने कॉइन्स इशू करते थे, और टैक्सेस को भी इंपोज कर सकते थे या रेमिट कर सकते थे, यानी दे वर बिहेविंग एज स्मॉल स्टेट्स ओनली। इनके नीचे नाड़ू होते थे, ये नाड़ू यूनिट होती थी एडमिनिस्ट्रेशन की, है ना। सो ये हो गया आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, एंड फिर आपका स्थल हो गया तालुका, तहसील या सब डिस्ट्रिक्ट लेवल, और उसके नीचे होता था गांव। विजयनगर एडमिनिस्ट्रेशन में अमर नायक सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। सो विजयनगर के अंदर जो मिलिट्री चीफ्स होते थे उनको नायक कहते थे, और ये जो मिलिट्री चीफ्स होते थे इनको, ये स्टेट को जो सर्विसेज प्रोवाइड करते थे, मिलिट्री सर्विसेज, उसके बदले में इनको पर्टिकुलर एरियाज का जो रेवेन्यू है वो असाइन किया जाता था। तो ये टेरिटरी जिसका रेवेन्यू जो है वो एक मिलिट्री चीफ को असाइन किया जाता था, उसको कहते थे अमरम या अमारम। और ये सिस्टम हो गया अमर नायक सिस्टम। तो ये कुछ कुछ आपको इक्तादार सिस्टम से मिलता जुलता लगेगा, बट डिफरेंस क्या था? इक्तादार सिस्टम में जो इक्तादार होता था वो जो रेवेन्यू कलेक्ट करता था उसका हिसाब किताब देना पड़ता था। नायक जो हैं दे डिड नॉट यूज टू गिव एनी फिक्स्ड रेवेन्यू टू द स्टेट। इनका बस इतना था कि ये स्टेट को जरूरत पड़ने पे मिलिट्री सर्विसेज देते थे, बदले में स्टेट ने इनको लैंड रेवेन्यू असाइन किया हुआ था, बहुत सारे प्रिविलेजेस ग्रांट किए हुए थे। जब 1565 में बैटल ऑफ तल्लीकोटा के बाद में विजयनगर एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन हो गया, तो आप देखोगे नायक ने अपने अपने इंडिपेंडेंट स्टेट्स कार्व आउट कर लिए थे। इनके रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में लैंड टैक्स को सिस्त कहते थे, और आप देखोगे इसमें किस सीजन में आप क्रॉप ग्रो कर रहे हो, है ना, कौन सी क्रॉप ग्रो कर रहे हो, किस टाइप के लैंड पे आप ग्रो कर रहे हो।
उसके बेसिस पे रेवेन्यू फिक्स किया जाता था। वरहा या पगोड़ा इनका गोल्ड कॉइन होता था, तारा इनका सिल्वर कॉइन होता था, है ना। और आप देखोगे यहां पे आपको कॉपर कॉइन जित्तल भी मिल जाएंगे। सो ये इतना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, राइट। यहां पे मैंने भक्ति और सूफी के टर्म्स नहीं इंक्लूड किए हैं। द रीजन बीइंग भक्तिज्म और सूफिज्म का टॉपिक क्विक रिविजन सीरीज बहुत जल्दी शुरू हो रही है, उसमें मैं आपको अच्छे से कराऊंगी, तो फिर हम वहां पे ही कवर कर लेंगे जितने भी आपके टर्म्स है, अभंग्स हैं, वाचन्स हैं, है ना, या और अदर टर्म्स है, जैसे सूफिज्म से तसाफुफ क्या होता है, अदर एस्पेक्ट से कान, है ना, आपका खानकाहा क्या होता है, हॉस्पाइसेस। सो वो सब हम भक्ति और सूफी में डिस्कस कर लेंगे। अगर आप 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, या आप किसी को जानते हैं जो 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और स्लीपी क्लासेस से जुड़ना चाहता है, तो आप हमारे इवेल्युएशन के साथ में जो जनरल स्टडीज का कोर्स है फुल फ्लैजेड, जिसमें ये सारे फीचर्स आपको मिलेंगे, वो ज्वाइन कर सकते हो। आप यहाँ पे देखेंगे कि अर्ली बर्ड 25, अगर आप कूपन कोड यूज करते हो तो ये कोर्स आपको केवल 21,600 में मिल जाएगा। ज्वाइन कैसे करना है, ये जो नंबर दिया हुआ है यहाँ पे 1800890303, इस पे आप कॉल कर सकते हैं, या इस मेल पे आप लिख करके अपनी इंक्वायरी पूछ सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक कर लीजिएगा, स्लीपी की वेबसाइट को चेक कीजिए, वहां जाके आप एनरोल कर सकते हैं, और आपका कोड है अर्ली बर्ड 25, दिस वन। अगर आपको मेंटोरशिप के साथ चाहिए, जहां पे अपने टीचर्स आपको क्लोजली मॉनिटर करेंगे, मेंटोर करेंगे हर स्टेप के ऊपर, तो आपको ये कोर्स 32,400 का पड़ेगा, और ऑफर चल रहा है इसलिए। तो आपका कोड क्या रहेगा, अर्ली बर्ड 25। ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच, होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। डू नॉट फॉरगेट टू शेयर इट। थैंक यू सो मच।